अब हम लोग देखने जा रहे हैं, एक नया कालखंड पर हम लोग बात करेंगे, और ये कालखंड है हमारे इतिहास का वैदिक काल। बहुत अंदर नहीं जाना है, जितना हमको परीक्षा में पूछ लेता है और जहां तक हमारे प्रश्न बन जाते हैं बस हमको वहीं तक पढ़ना है। वैदिक काल का जो कालखंड है, यह कालखंड है 1500 BC से लेकर के 600 BC। अगर हम कालखंड के इतिहास के दृष्टि से देखें तो ये आद ऐतिहासिक काल में ही हमारा जो है कि सम्मिलित होता है। हमने आपको पहले बताए थे कि इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा जाता है। पहले प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल 3000 BC से पहले की जो कुछ भी ऐतिहासिक स्वरूप है, उस कालखंड को प्रागैतिहासिक कालखंड कहते हैं। उस कालखंड में मानव पढ़ने लिखने के लिए नहीं जानते थे, पढ़े लिखे जाने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। उस काल के इतिहास को जानने के लिए पूरे तरह से पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है, और आज के विद्वान उन पुरातात्विक स्रोतों का मूल्यांकन करके उसके संदर्भ में इतिहास लिखते हैं। इसे हम कहें प्रागैतिहासिक काल। दूसरा कालखंड है 3000 BC से लेकर के 600 BC। तो 3000 BC से लेकर के 600 BC के कालखंड को हम लोग कहते हैं आद ऐतिहासिक कालखंड। यह वह कालखंड है जिस कालखंड में लोग पढ़ने लिखने के लिए जानते थे, पढ़ने लिखने का पुरातात्विक प्रमाण भी मिल गया है, लेकिन आधुनिक मानव उस पुरातात्विक प्रमाणों को पढ़ने में सफल नहीं है, कामयाब नहीं है। तो इस विशेषित कालखंड को आद ऐतिहासिक कालखंड के नाम से जाना जाता है। 600 BC के ऑनवर्ड हमारा जो है BC से आगे के कालखंड को कहते हैं ऐतिहासिक कालखंड। यह वह कालखंड है कि इस कालखंड में लोग जो है पढ़ने लिखने जानते थे, पढ़े लिखे जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, और इस प्राप्त साक्ष्य को आधुनिक मानव पढ़ने में सफल भी रहा है। इसलिए इसके बाद के कालखंड को ऐतिहासिक कालखंड कहा जाता है। तो 3 कालखंडों के बारे में हम लोग चर्चा की, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अगर हम वैदिक काल को अगर हम देखें तो हमारा आद्य ऐतिहासिक कालखंड के बीच में यह दौर जो है हमारा सामने आता है। वैदिक काल वह काल है कि जहां से भारतीय संस्कृति का जो मूल चेतना अवधारणा का जो बीजारोपण होता है, वो बीजारोपण का प्रस्फुटन जो है, उसका जड़ जो है वह वैदिक काल से प्रारंभ होता है। वैदिक काल को जानने के लिए हमारे पास स्रोत क्या है? तो वैदिक काल को जानने के लिए हमारे पास साहित्यिक स्रोत है। बड़ा ही इतिहास में संजोग है कि हड़प्पा काल को जानने के लिए हमारे पास साहित्यिक स्रोत नहीं है। हड़प्पा काल या पूर्ववर्ती काल या ताम्रप्रशान काल खंडों को जानने के लिए हमारे पास सिर्फ पुरातात्विक सामग्रियां हैं और इतिहासकारों का विश्लेषण है। पुरातात्विक सामग्री, उसके साथ जुड़ा हुआ है इतिहासकारों का विश्लेषण, ये सारी चीजें मिल करके उस दौर के इतिहास का लेखन का कार्य किया गया। लेकिन वैदिक काल वह कालखंड है जहां पर पुरातात्विक सामग्रियों की उपलब्धता
लगभग नगण्य है, लगभग नहीं के बराबर है, और अगर है तो बहुत बहुत सीमित है। तो इस दौर के कालखंड को जानने के लिए हमको पूरे तरह पर लिटरेरी रिसोर्स पर, साहित्यिक स्रोतों पर हमको निर्भर रहना पड़ता है। और इस दौर में हमें कई साहित्यिक ग्रंथ हमें प्राप्त होते हैं। वैदिक काल को जानने के लिए हमें 4 प्रकार के साहित्यिक स्रोत उपलब्ध हैं। पहला एक वेद, दूसरा ब्राह्मण साहित्य, तीसरा अरण्यक और चौथा उपनिषद। वेदों की संख्या जो है वो हमारा 4 है। ब्राह्मण साहित्य की संख्या हमारा जो है वो 8 है। आरण्यक की संख्या जो है वह 6 है, और उपनिषद की हमारी जो संख्या है, जो वैदिक उपनिषद है, उसका 13 है। कुल मिलाकर के हमें 31 ग्रंथ होना चाहिए। 8 और 4 12, 12 और 6 19, सॉरी 12 6 18, 18 और 13 31, टोटल 31 साहित्य है। साहित्य की संख्या कितनी है? 31। और इन्हीं 31 साहित्य से हमें जो है पूरे वैदिक काल के चरित्र के बारे में हमें पता चलता है। और यहां बहुत ही दिलचस्प बात है कि ये जो साहित्य हैं, वैदिक साहित्य हैं, यही वैदिक साहित्य, यही बस 4 यही वैदिक साहित्य है। 4 वेद, 8 ब्राह्मण, 6 अरण्यक और 13 उपनिषद। और ये जो वैदिक साहित्य है ये मौखिक साहित्य है। बड़ा दिलचस्प बात है। ये साहित्य कैसे है? तो ये मौखिक साहित्य है। मौखिक का मतलब है इसको लिपिबद्ध नहीं किया गया अपने दौर में, बल्कि अपने समय में इसे मुंह से सृजित किया गया। और जो ऋषि मुनि इसे सृजित किए उसको अगली पीढ़ी को उन्होंने मौखिक तौर पर रटवाया, और फिर अगली पीढ़ी उसे अपने मस्तिष्क में रखा, और फिर अपने आने वाले नवीन पीढ़ियों को उसने उसी तरह हूबहू दिया। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी, तीसरी से चौथी पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी ये साहित्य ट्रांसफर होता रहा सॉफ्टवेयर के रूप में, एक मस्तिष्क से दूसरे मस्तिष्क, दूसरे से तीसरे मस्तिष्क, और 1000 सालों तक ये साहित्य लोगों के मस्तिष्क में जिंदा रहा। इसलिए इस साहित्य को मौखिक साहित्य के नाम से जानते हैं। अब ये जो वैदिक काल है, इस वैदिक काल को 2 भागों में बांट करके अध्ययन करना उचित प्रतीत होता है। एक दौर है पूर्व वैदिक काल। कौन सा दौर है? पूर्व वैदिक काल। और दूसरा दौर है उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक का जो पीरियड है वह 1500 BC से लेकर के 1000 BC है। 1500 BC से लेकर के 1000। और उत्तर वैदिक का जो दौर है वह 1000 BC से लेकर के 600 BC का दौर है। पूर्व वैदिक का जो दौर है उसका जो स्रोत है, उसका स्रोत सिर्फ जो है ऋग्वेद है। उसका स्रोत जो है, हाँ निरंजन, हाँ आ गए क्या? नहीं मतलब वो रहेंगे ना सर? हाँ रहेंगे। आइए, ठीक। जो आपका पूर्व वैदिक काल है, इसको जानने के लिए हमारे पास एक ही स्रोत है, और वह है ऋग्वेद। और उत्तर वैदिक को जानने के लिए 3 वेद, 8 ब्राह्मण, 6 अरण्यक और 13 उपनिषद। और ये जो क्या हो गया, ये दोनों की जो विशेषताओं को अगर हम देखेंगे, ऋग्वेद कालखंड की विशेषताओं को देखेंगे और उत्तर वैदिक कालखंड के विशेषताओं को देखेंगे, तो दोनों में एक क्रांतिकारी बदलाव देखने को हमको मिलेगा। जैसे जब हम राजनीतिक चरित्र को अगर हम देखेंगे
तो ऋग्वेद में राजनीति की सबसे बड़ी इकाई जो थी वह जन थी। राजनीति की सबसे बड़ी इकाई क्या थी? जन थी। तो उत्तर वैदिक में जब हम जाएंगे तो जनपद हो जाएगा। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से अगर हम बात करेंगे तो ऋग्वेद में हमारा जो है पशुपालन, उसके बाद हमारा कृषि हमारा जो है जैसे 1500 से 1000 बीसी है, तो 1200 बीसी के आसपास में ऋग्वेद के उत्तरार्ध के काल में ऋग्वेद के ग्रंथों में कृषि से संबंधित शब्द हमको मिलने लगते हैं। तो मुख्य इनका जो आजीविका है ऋग्वेद का वो पशुपालन है। तो जब हम उत्तर वैदिक काल में जाएंगे तो कृषि जो है वह मुख्य हमारा जो है पेशा रहेगा, उसके बाद हमारा जो है पशुपालन आएगा। अगर हम भौगोलिक क्षेत्र के बारे में हम लोग बात करें कि ऋग्वेद का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ है, तो भौगोलिक क्षेत्र जो है ये सप्त सैंधव है। कहाँ पर है? सप्त सैंधव है। तो हमारा उत्तर वैदिक काल में जो है वह पूर्वी भारत मतलब गंगा जमुना दोआब हो जाएगा। गंगा घाटी की तरफ जो है हमारा जो है भौगोलिक क्षेत्र हमारा जो है प्रवेश कर जाएगा। इसमें राजा की स्थिति क्या है? तो राजा जो है कि निरंकुश नहीं है, राजा चयनित होता है। सभा समिति के लोग जो है उसको चुनते हैं। जबकि उत्तर वैदिक के काल में राजा शक्तिशाली हो जाता है और राजा को वरण किया जाता है। ऋग्वेद के काल में सभा समिति, विद्वत और गण जैसी संस्थाएं राजा को नियंत्रित करता है। तो हमारा उत्तर वैदिक काल में सभा समिति का नामो निशान नहीं रहा। सभा और समिति कमजोर पड़ गए, सभा कमजोर पड़ गए, समिति का नामो निशान नहीं रहा। विद्वत और अन्य जो संस्थाएं वो कमजोर हो जाती हैं और उनके जगह पर एक नवीन शासन व्यवस्था का आगाज हो जाता है। भूगोल और इसी प्रकार हमारे कृषि में, इसी प्रकार हमारे शासन प्रणाली में, इसी प्रकार हमारी जो है धर्म में, हमारा समाज में, तो महिलाओं की स्थिति जो है ऋग्वेद में ज़्यादा बेहतर है, उत्तर वैदिक काल में गिर जाती है। तो सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति, इन सारी चीज़ों में हमें काफ़ी कुछ परिवर्तन हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो इनका जो अध्ययन होगा वह ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के दोनों कालखंडों को हम मिला करके हम लोग अध्ययन करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तो हम समझ सकेंगे कि पूर्व वैदिक काल अर्थात ऋग्वैदिक काल में क्या विशेषताएं थी और उत्तर वैदिक काल में क्या विशेषताएं थी। ये हमारे वैदिक काल के विशेषताओं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। लेकिन इस वैदिक साहित्य से हम वैदिक काल को जानते हैं, तो इस वैदिक साहित्य को लिखने वाले कौन थे? तो वैदिक साहित्य को लिखने वाले लोग आर्य थे। तो फिर आर्य कौन थे? तो आर्य मध्य एशिया से आने वाला खानाबदोश जनजाति था, जो भारत में लगभग 1500 बीसी के आसपास भारत के पश्चिमोत्तर सेक्टर में 1500 बीसी के आसपास ये पहुंचा। इधर से आया, कई टोलियों में आया, एक बार नहीं आया, और इस सिंधु नदी तथा इनकी सहायक नदियों के आसपास में ये बस गया। और बस करके ये सारे लोगों ने ऋग्वैदिक साहित्य तथा अन्य साहित्यों की रचना किया। ये कहाँ से आया? तो ये मध्य एशिया से आया। ये मध्य एशिया से आया। इसका प्रमाण क्या है? तो इतिहासकारों ने इसके कई प्रमाण जुटाए। भाषा विज्ञान के आधार पर हमें पता चलता है कि 3000 बीसी के आसपास, अकॉर्डिंग टू मैक्स मूलर, 3000 बीसी के आसपास मध्य एशिया से यह चलना शुरू किया खानाबदोश के तौर पर, और 1500 बीसी के आसपास भारत के पश्चिमोत्तर सेक्टर में ये पहुंचे। दूसरा, कुछ हमें पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं, अभिलेख मिले हैं, कसाइट अभिलेख, मितनी अभिलेख, ऐसे हमें कुछ अभिलेख मिले हैं। उन अभिलेखों में प्रयोग किए जाने वाले देवताओं के नाम या हमारे भाषा
जैसे हमारे कुछ पेड़ के नाम, कुछ कुत्तों के नाम, घोड़ों के नाम, उन भाषाओं से ये पता चलता है कि आज लोग पश्चिम एशिया से होते हुए भारत पहुंचे। तो ये पश्चिम एशिया से यहां माइग्रेट किए, इसका प्रमाण पुरातात्विक अभिलेखों के माध्यम से भी हमें पता चलता है। और तीसरा, आनुवांशिकी विशेषताओं से 8000 बीसी के आसपास एक आर्यों में एक विशेष प्रकार का जीन M17 जो है वह विकसित हुआ, और M17 आर्यों की विशेषता थी। इनके जो डीएनए हैं, इनका आज आधुनिक समय में इनका परीक्षण किया गया, तो जैसे जैसे हम दिल्ली में हमको इसकी सघनता ज़्यादा मिली, और जैसे जैसे पश्चिम की ओर गए इनका डेंस जो है सघनता ज़्यादा बढ़ती गई, और दक्षिण भारत में गए तो इसकी सघनता कम होती गई। तो जैसे जैसे हम पश्चिम की तरफ जा रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि M17 वाला गुण वाला लोग जो है वह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ जो है वो आ रहे हैं। तो M17 वाले जो डीएनए जीन हैं, इनके विश्लेषण से और इनकी विशेषताओं से ये पता चलता है कि आज लोग मध्य एशिया से भारत पहुंचे, वह 8000 बीसी में चलना प्रारंभ किए, और 1500 बीसी में सिंधु तथा उनकी सहायक नदियों के आसपास आकर के वो बसे, और वही आज लोग अपने परिवेश के अनुसार से उन्होंने मंत्रों का उन्होंने गढ़ा, और वही मंत्रों से जो है कि हमारा वेदों का निर्माण हुआ, और उसी वेद से हम वैदिक के क्रियाकलापों के बारे में जानते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक आर्य लोग जो हैं वह मध्य एशिया से आए, भारत आए, वही लोग ऋग्वेद की रचना किए, कालांतर में अन्य वेद, ब्राह्मण साहित्य, अरण्यक और उपनिषदों की रचना किए, और उसके माध्यम से वैदिक कार्यों की जो तमाम आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो विशेषताएं हैं, उन तमाम विशेषताओं को उन वैदिक साहित्यों की मदद से हम समझने में कामयाब होते हैं। तो एक एक करके साहित्य को समझेंगे, उनके पूरे धार्मिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, भौगोलिक क्षेत्र, उनके मान्यताएं, उनके विश्वास, इन सारे बात के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो यही है हमारे वैदिक कालखंड के बारे में अध्ययन करना। क्लियर है? समझ रहे हैं?